ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, जिसमें से कुछ जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस से संबंधित एमसीक्यूज भी हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, डियर सेल्डर रिएक्शंस 1 to 4 द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स फॉलो द ऑर्डर। ये चार, 1, 2, 3 और 4 डियर सेल्डर रिएक्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो डाइन है वो एक दूसरे से अलग है। डाइन कौन से है? वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये तीन, और साइक्लोपेंटाडाइन जो है वो उनसे उनके कंपैरिजन में इन हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों को डाइन के रूप में रखा गया है। जो सबस्ट्रेट है यानी डाइनोफाइल वो एक समान है, सभी रिएक्शंस के लिए पूछा गया है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियणकारी ऊर्जा का जो मान है उसका क्रम इनमें से कौन सा है, इन चारों में से कौन सा है? हमें मालूम है जो रिएक्शन जब होती है और उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, इधर टाइम और इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ अगर हमने एनर्जी रखा है तो एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो दूरी है ऊर्जा की, उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसका मान जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी मुश्किल से होगा। इसका ई यानी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी आसानी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो अब हमें इनमें से ढूंढना है कि सक्रियणकारी ऊर्जा जो है उसका जो क्रम है वो इनमें से, इन चारों में से कौन सा है। देखिए, कोई भी रिएक्शन जब इजी होगा, कोई भी रिएक्शन जब इजी होगा उस वक्त ई ए का मान कम होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट, देखिए यहाँ अंतर सिर्फ जो डाइन है उनमें है। तो अगर ये जो डाइन्स हैं इनमें से कोई अगर ज़्यादा स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी अधिक है, तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। रिएक्टिविटी, दोबारा लिखती हूँ इसको मैं, अगर स्थायित्व अधिक होगा तो रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, और अगर रिएक्टिविटी कम होगी उसका अर्थ ये है कि सक्रियण कारी ऊर्जा जो है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसका मान ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर ब्लॉक में लिखा हुआ है इस चीज़ को। तो उसका मतलब हमें ये देखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं 5 मेंबर्ड, ये इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। इसको तय करने के लिए रिएक्शन रेजोनेंस एनर्जी जो है उसका हम उसकी सहायता ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि थायोफीन, पायरॉल और फ्यूरान में से जो रेजोनेंस एनर्जी है थायोफीन की सबसे ज़्यादा है, यानी स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो थायोफीन की सबसे ज़्यादा है और फ्यूरान की उससे कम है, और इन दोनों के बीच में है पायरॉल। तो उसका मतलब हम देखते हैं थायोफीन का जो नंबर है इस एक्टिवेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। थायोफिन की एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे अधिक होनी चाहिए, और सबसे कम जो होना चाहिए वो साइक्लोपेंटाडाइन का होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं है। तो आइए हम ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें नंबर 3, क्योंकि थायोफिन का है, वो सबसे ज़्यादा सक्रियणकारी ऊर्जा हो। ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें नंबर 3 सबसे आगे है, और ये जो नंबर 1 है उसका क्रम सबसे कम है। बाकी दोनों का क्रम भी हम देख लेते हैं। सबसे अधिक सक्रियणकारी ऊर्जा थायोफिन की बताई गई है। उसके बाद है पिरोल का नंबर है 4, ये देखिए यहाँ पर 4, और उसके बाद स्टेबिलिटी है फ्यूरैन की, ये रही फ्यूरैन का नंबर यहाँ पर आया है नंबर 2, और उसके बाद सबसे कम जो है वो नंबर 1 साइक्लोपेंटाडाइन। तो इस तरह से हमने डियल सेल्डर रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियणकारी ऊर्जा के मान का क्रम निकाला है बिना रिएक्शन मैकेनिज्म में जाए हुए लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा।
द टोटल नंबर ऑफ टॉटोमर्स पॉसिबल फॉर 1 and 2 टुगेदर इज, ये हमको दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन दोनों के टोटल कुल मिला के दोनों के टॉटोमर्स कितने होंगे उनकी संख्या पूछी गई है। संख्या है 6। कैसे आए हैं उस पर देखते हैं। टॉटोमरिज्म में क्या होता है? टॉटोमरिज्म या चलायव्यवता में एक छोटा सा एटम जैसे कि हाइड्रोजन वो अपने स्थान का परिवर्तन करता है और दूसरी संरचना का निर्माण करता है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इसको अगर आप ध्यान से देखें कि इसके दोनों साइड्स जो हैं उसमें जो ग्रुप्स हैं एक जैसे हैं। अगर आप इसको इस तरह से डिवाइड करें बीचों बीच तो आप देखेंगे एक हिस्सा, ये एक हिस्सा दूसरे हिस्से के एकदम बराबर है। ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ पीएच है, यहाँ एमई है, यानी इसको अगर हम बीचों बीच दो भागों में 50-50 डिवाइड करें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो टॉटोमर्स की संख्या होगी वो होगी कम और इस जगह पे टॉटोमर्स की संख्या होगी ज़्यादा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 के टॉटोमर्स किस तरह से बन सकते हैं। हमने देखा है यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और ये देखिए पाई बॉन्ड जो है उसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर गया है, हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया है और ये जो डबल बॉन्ड है इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शिफ्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है। तो ये रेजोनेंस से इसलिए अलग है क्योंकि रेजोनेंस में एटॉमिक पोजीशन जो है वो बदलती नहीं है, टॉटोमरिज्म में एटॉमिक जो पोजीशन है वो बदलती है। इसके अलावा जो टॉटोमर्स होते हैं उनका जो अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है, वो अलग रिएक्शंस दिखाते हैं, वो इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में एक दूसरे के साथ रहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है, सेपरेट किया जा सकता है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग नहीं किया जा सकता और उनमें केवल रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है, डिलोकलाइजेशन होता है, जिससे हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझा सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं टॉटोमर्स पर। तो हमने देखा कि इसका एक टॉटोमर ये बना है स्ट्रक्चर नंबर 1 का, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन आ गया है, पहले इस संरचना में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन आ गया है इस वाले कार्बन पर। अल्फा पोजिशन टू सी डबल बॉन्ड ओ, ये पहला पोजीशन है अल्फा पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म भी हो सकता है और जिससे कि हमें ये स्ट्रक्चर मिला। इसमें क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये देखिए OH और ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड जो पहले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में था, अब वो जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आ गया है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स टॉटोमर्स बने हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 से। आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड एन के साथ चाहे इधर बने चाहे इधर बने, दोनों संरचनाएं एक जैसी, दोनों स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो एकदम सिमेट्रिक है और उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बराबर है, पहली बात। अब देखते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर को। इसमें क्योंकि यहाँ पीएच है, यहाँ पर एमई है, तो सेम टू सेम जो जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाया था तो वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है, मिलता है ये वाला स्ट्रक्चर। आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ एक इनॉल भी बनेगा इस प्रकार से। ये इस प्रकार से इनॉल इसका बना है। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो यहाँ पर, तो हमें ये संरचना मिली है और यहाँ इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ये स्ट्रक्चर हमको मिला है। इसका जो इनॉल होगा, इसका जो इनॉल होगा वो ये है, इसका इनॉलिक फॉर्म ये है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर अगर इन संरचनाओं को छोड़ दें तो जो इनके जो टॉटोमर्स हैं उनकी संख्या आप गिने तो 1 2 3 4 5 and 6। So 6 is the answer for the total number of tautomers possible for structure 1 and 2 together is 6। इस प्रकार से हम इस आंसर तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखिए क्लेडन से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
क्लेडन से नेट और जेआरएफ और जैम दोनों एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लेडन से लिया हुआ रिएक्शन है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, COOH यहाँ पर है, आयोडीन है यहाँ पर और एक बेस है। इसमें क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और इस तक कैसे पहुँचते हैं ये देखिए। अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर दो तरह से I2 जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इन द प्लेन ही इस फॉर्मूले को दिखाया है, ऑन द प्लेन ही दिखाया है, ऊपर और नीचे या 3D स्ट्रक्चर इसका नहीं दिखाया है। एक तरीका ये हो सकता है COOH और I2 दोनों एक ही साइड में हो। दूसरा तरीका I2 नहीं, आयोडीन के जुड़ने का जो दिशा है वो एक ही दिशा हो, अबव द प्लेन एंड अबव द प्लेन। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये दोनों जो आयोडीन का एडिशन यहाँ पर हुआ है, ये दोनों के दोनों एक ही तल में, एक ही प्लेन पे हों। दूसरा तरीका है कि जिस प्लेन पे आयोडीन हो उसके ऑपोजिट प्लेन में COOH ग्रुप हो और कार्बोक्सिलेट आयन जो बेस की वजह से CO माइनस में चेंज हो गया है, तो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, यानी ऑपोजिट प्लेन में ये दोनों ग्रुप्स हों। तो अगर ऐसा ऑपोजिट प्लेन में होता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आयोडीनियम आयन है, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये टूट तभी आसानी से सकता है इसके द्वारा कार्बोक्सिलेट आयन के बैक साइड अटैक के द्वारा विपरीत जो तल है उससे आक्रमण होगा, जब तभी हो सकता है जबकि ये ऊपर हो और ये नीचे हो, या जस्ट इसके ऑपोजिट ये ऊपर हो और ये नीचे हो। तो हमें क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर प्लेन अबव द प्लेन दिखाया, तो हमने अबव द प्लेन के हिसाब से स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया है। और आप देख सकते हैं कि ये I जो है वो बिलो द प्लेन और O जो है ये अबव द प्लेन जाके साथ वाले कार्बन पर, किस कार्बन पर, जिस कार्बन पर पहले डबल बॉन्ड था उसके एक कार्बन पर आयोडीन आके जुड़ा है और उसका I यहाँ पर जुड़ा है, और साथ वाले कार्बन पर ऊपर से साइक्लाइजेशन, अबव द प्लेन साइक्लाइजेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन अपने को ध्यान में रखना है। फर्दर जो बेस के द्वारा यहाँ पर एल्कीन बन रहा है, ये जो हिस्सा है ये अपने नॉलेज के लिए हम ध्यान में रख लेते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमको ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है और एल्कीन है, जैसा कि हमने इससे पहले क्लेडन वाले पेपर ये इमेजेस में देखा था, पिक्चर में देखा था, इससे पहले वाले स्लाइड में वही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमें इनमें से चुनना है कौन सा करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो आयोडीन जो होगा उसका जो I का अटैक, I का जुड़ना होगा, और COOH का जो ऊपर से अटैक होगा COO का, वो ऑपोजिट प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, ये तो संभव नहीं है, बैक साइड अटैक होता है और ऑपोजिट प्लेन से अटैक होता है। यहाँ पर हम देखें ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, दिस इज करेक्ट आंसर। ये नीचे से है और ये भी नीचे से है, नीचे से तो अटैक किसी भी हालत में नहीं हो सकता। हालांकि ये ऊपर से यहाँ हिस्सा ठीक है, लेकिन नीचे से कैसे जाके मतलब एक तल के नीचे से जाके कैसे इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये जो कि गलत है, और ये नीचे से जाके अटैक इसमें एक हिस्से का दिखाया गया जो कि गलत है। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो गलत ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शन नंबर बी जिसमें टिक मार्क किया हुआ है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, जैसा कि हमने इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्लेडन के एग्जाम्पल में देखा था। एकाइरल स्टीरियो आइसोमर और आइसोमर्स इज़ और आर पॉसिबल फॉर, ये 4 हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनमें पूछा ए कायरल। यूजुअली जो है पूछा जाता है कायरल कौन सा है, लेकिन यहाँ पर ए कायरल पूछा है, यानी सिमेट्रिक कौन सा है, किसमें कायरलिटी नहीं है। तो इसमें हम पहले वाले इसको ऑप्शन को देखते हैं। ए, ये एलीन का हिस्सा है। एलीन के जो दोनों हिस्से हैं, एलीन का एक ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के 90 डिग्री प्लेन पर स्थित रहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये दोनों बॉन्ड्स अगर इस स्क्रीन के तल पर हैं तो ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं इस तल के 90 डिग्री, ये उभर कर और ये तल से नीचे गए हुए हालत में
होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन है और ये मेथल ग्रुप है अबव द प्लेन, ये ऑन द प्लेन है। तो इसमें अगर आप इसमें अगर प्लेन इसमें डालते हैं तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से का जो है इसमें सिमेट्रिक नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये कायरल है। एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप नहीं है अगर इसको हम बीच में से विभाजित करते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, तो ये कायरल है, तो ये आंसर नहीं है। इसी तरह से इस वाले जो सेकंड ऑप्शन में मॉलिक्यूल दिया गया है, आप देखिए यहाँ COOH है और यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ COOH है। इसी तरह से अगर हम बीच में से इसको डिवाइड करते हैं तो भी एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए ये भी कायरल है। इस मॉलिक्यूल का अगर हम देखें तो अगर हम बीच में से इसके अगर हम मिरर प्लेन या सिमेट्रिक प्लेन डालते हैं तो हम देखेंगे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज है। यहाँ जो OH है, OH का जो ग्रुप है वो बीचों बीच, और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बीचों बीच कट के इस प्लेन के द्वारा दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में टूट जाएगा या विभक्त होगा, डिवाइड होगा, इसलिए एक हिस्सा दूसरे हिस्से का जो मिरर इमेज है या सिमेट्रिक है। ठीक उसी प्रकार से जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से भी अगर यहाँ इस तरह से प्लेन हम डालते हैं तो 1/2 इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। दोनों जो हिस्से हैं एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, एक समान है, इसलिए भी ये दोनों जो हैं ये ए कायरल हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर C एंड D, जो कि काफ़ी आसान था। The compounds which will have only two NMR signals, 1H NMR signals in the ratio 3:2, तो अनुपात होगा 3:2, और कितने NMR सिग्नल्स होने चाहिए? देखिए दो NMR सिग्नल होंगे, तभी तो वो 3:2 की रेशियो की इन्होंने बात की है। ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे पहली चीज़ हमको ढूंढनी होती है वो ये कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो से अधिक होते ही उसको हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पर बढ़ जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर A को हमने लिया है और हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ से एक हिस्सा दूसरे हिस्से का के बराबर है, और हम देखें कि ये CH3 और CH3 जिनको सेम नंबर दिए हैं वो एक ही तरह के NMR सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। ये जो नंबर 2 है वो COCH3 के ऑर्थो पे है, और ये वाला जो CH है वो COCH3 के मेटा पर हैं, ये दोनों के दोनों इस COCH3 के। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 NMR संकेत होंगे, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें 2 NMR सिग्नल्स की बात कही गई है। ठीक इसी तरह से जो ऑप्शन नंबर B है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये CH3 और ये CH3 समान है, और ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह से इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर 2 और ये नंबर 4 हमने जो संकेत वाले हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे से इसलिए अलग है क्योंकि ये जो CH है इन दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे है, जबकि ये जो CH है इन दोनों के मेटा पोजीशन पे है, इसलिए एक दूसरे से भिन्न हैं ये 2 और 4। और हम देख सकते हैं कुल मिला के 4 NMR सिग्नल्स होंगे क्योंकि ये और ये दोनों इन COCH3 के ऑर्थो पोजीशन पे ये दोनों CH हैं, तो इसलिए ये इससे और इससे भिन्न होंगे, इन दोनों हाइड्रोजन से भिन्न होंगे। तो इसमें 4 NMR संकेत हैं, ये भी हमारा हो गया कैंसिल। इसे अगर हम देखें ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन संभव होता है, तो उसका मतलब चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें ये बात एक ही है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये CH3 के बराबर और ये जो 2 मार्क किए हुए हैं वो सारे एक दूसरे के बराबर क्यों है? क्योंकि ये CH इसके ऑर्थो और इसके मेटा, ये CH जो है इसके ऑर्थो और इसके मेटा, उसी तरह से ये CH जो है इस COCH3 के ऑर्थो और इसके मेटा पोजीशन पे सेम टू सेम ये इसके ऑर्थो पे और इसके मेटा पे पोजीशन पे स्थित है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये 2 NMR संकेत देगा। ठीक उसी तरह से ये भी एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, यहाँ से जो है एक दूसरे के एक दूसरा जो हिस्से बनते हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप या एक दूसरे के समान है, और ये CH3 के 3 टोटल मिला के 6। तो ये जो नंबर 1 है उसके 6 प्रोटॉन होंगे, यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ 2 प्रोटॉन होंगे CH2 और यहाँ CH2 के 2 प्रोटॉन, कुल मिला के 4। तो ये 2 संकेत आएंगे, एक 6 प्रोटॉन के द्वारा एक 4 प्रोटॉन के द्वारा।
यहाँ भी CH3 और CH3 यानी टोटल जो है 3 and 3 6 प्रोटॉन हुए। यहाँ पर CH 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 4 बार CH यानी 4 प्रोटॉन्स मिलकर संकेत देते हैं। अगर इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। यहाँ भी हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ 3 और 2, तो इनका जो अनुपात है 3:2 है, क्योंकि हमें मालूम है जो 1H NMR संकेत हैं उनकी जो तीव्रता होती है वो उन संकेतों को प्रदान करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की संख्या के समान होती है। तो 3:2 का रेशियो C और D में आ रहा है, तो यही हमारे करेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है। और किस प्रकार से आया है उसको हमने अभी एक्सप्लेन किया और जाना। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज और आर। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है और इस रिएक्शन में हमसे पूछा है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस रिएक्शन के लिए, इस कंपाउंड के लिए सही है। ये रिएक्शन ही कंपाउंड दिया हुआ है, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में 4 आयोडोफिनॉल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी में साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सी में 4 आयोडोफिनॉल और डी फिर साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इनसे इन रिएक्शंस को स्टार्ट किया गया है और ये रिएजेंट्स हैं जिनसे उनका रिएक्शन पहले कराया गया, फिर दूसरी बार कराया गया, फिर तीसरी बार कराया गया। तो किस तरह से ये देखें आप, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, तो इन सभी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको इसको देख के ऐसा लगता है बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये गलतफहमी है आपकी। जैसे आप लिखकर करना शुरू करेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी नज़र आएगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस आंसर तक पहुँचे हैं। आयोडोफिनॉल से शुरू किया है, उसका रिएक्शन किससे करा है, MgBr से, Mg और ईथर से। आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन है और ये मैग्नीशियम और ईथर है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने का रिएक्शन है जो कि काफ़ी कॉमन है। तो इस यहाँ पर बीच में Mg लगा दिया है, तो ये बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो साइक्लोप्रोपाइल का जो एल्डिहाइड है उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है। लेट अस सी, ये देखिए साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन हुआ है उसका मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप इस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन किया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन या एल्डिहाइड के साथ जब होता है तो जाके अल्कोहल बनता है। कौन से कार्बन पर, जो कि कार्बोनाइल कार्बन था उसके ऊपर OH ग्रुप लगता है, और कार्बन के साथ ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है वो यहाँ पर लग गया है। बड़ा सिंपल है ये। इस तरह के रिएक्शंस आपने खूब किए हुए होंगे प्रैक्टिस के दौरान। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद बेस के साथ और मेटल आयोडाइड के साथ इसको रिएक्शन को किया गया है और दोनों OMe में कन्वर्ट हो गए हैं। जबकि हमें क्या चाहिए, किस तरह का सबस्ट्रेट चाहिए उसको देख लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पैरा पोजीशन पे OH है वो OMe में कन्वर्ट हो, और यहाँ जो कार्बोनिल कार्बन या इस जगह पे जो कार्बन था वो OH ही उसमें लगा हुआ हो। तो इस बात का हम ध्यान में रखते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। फिर शुरू हुआ नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना और साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव से शुरू किया गया था रिएक्शन, और इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजाल्डिहाइड जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन था, आप ऑप्शन देख लेना। और यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक जगह पे ये रहा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप है वो लगेगा, और इस C पे एक OH आएगा, ये रहा। और ये OH जो है यहाँ पर पहले से ही ये वाला OH था। अब इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाया, नेचुरली ये और ये दोनों का जो है OMe में कन्वर्शन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। जो तीसरा है आयोडोफिनॉल से दोबारा शुरू किया गया है, और इसमें हम देख सकते हैं पहले ही बेस का इस्तेमाल करते हुए MEI के साथ रिएक्शन करवाया मिथाइल आयोडाइड के साथ, और तो ये जो OH है वो OMe में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया, मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्ट करवा के, ये है अपना हैलोजन, और इन दोनों के बीच में आके मैग्नीशियम, इसके और इसके बीच में आके मैग्नीशियम जुड़ गया, और इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको
प्राप्त हुआ, जिसका कि हमने यहाँ पर इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ OH ही रह गया, क्योंकि अब इसका मेथिलेशन नहीं हुआ है। इसका मेथिलेशन ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं हम। और ये जो कार्बन है, कार्बोनल कार्बन, वो उसके ऊपर एक OH लगता है और उसके ऊपर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है। सो यही हमने हमारा सबस्ट्रेट से हमारा यही जो कंपाउंड है प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त करना था। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चौथे को भी देख लेते हैं। देखिए अब कितना इजी रिएक्शन था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस है ये और मेथिलेशन है। यहाँ पर इस हैलाइड जो साइक्लोप्रोपेन के हैलाइड से शुरू किया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया गया है, क्योंकि मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करा और ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। इसके साथ रिएक्शन करवाया तो OMe यहाँ पर है, लेकिन यहाँ एस्टर ग्रुपिंग है। एस्टर ग्रुपिंग में आपको मालूम है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है 2 बार ऐड होता है, और इसलिए इसमें 2 बार जो है ये जो एल्किल ग्रुप है वो जाके जुड़ेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है वो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था उसके बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इवन दिस इज़ नॉट राइट। तो ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, और ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हम यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो ये जब आप खुद करने लगोगे, जितना जितना समय मुझे बोलने में लगा उससे भी बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि संरचनाएं सारी आप बनाओगे नहीं और फास्ट काम करोगे, और जो है आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इजी है। इन्होंने पूछा है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स अमंग द फॉलोइंग। ये 4 ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट दिए हुए हैं, और इस तरह का जो क्वेश्चन है जैम में काफ़ी आता है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट कौन सा है। ध्यान रखने वाली कौन सी बात है वो ये है कि मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। तो हम देख लेते हैं लिथियम डाइविनाइल क्यूपरेट, ये रहा डाइविनाइल क्यूपरेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है उसके साथ जो डाइविनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, यानी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो इसीलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, तो LDA है ये। देखिए लिथियम डाइसोप्रोपाइल एमाइड, इसमें लिथियम जो मेटल है उसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, ना कि कार्बन के साथ, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में आप देख सकते हैं जो मेटल है उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड में मैग्नीशियम मेटल के साथ कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में, श्रेणी में आता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर A एंड D, जैसा कि आपको इस स्क्रीन में दिखाया गया है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राइमेथल साइक्लोहेक्सेन इज। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर, संरचनात्मक जो फार्मूला होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सिस ट्रांस, यानी इसमें जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है उसको नहीं काउंट करना है। तो इसमें सिर्फ संरचनात्मक जो समावयवी हैं उनको ध्यान में रखना है। तीन मेथिल ग्रुप हैं, तो ये तीनों एक पे तो हो ही नहीं सकते। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइक्लोहेक्सेन में एक एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, जिनका रिप्लेसमेंट एल्किल ग्रुप से किया गया है, मेथिल ग्रुप से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप और साथ वाले कार्बन पर 1 मेथिल ग्रुप, इस तरह से एक छोड़ के मेथिल ग्रुप पर, 1 कार्बन छोड़कर मेथिल ग्रुप यहाँ पर डाला हुआ है, फिर 2 कार्बन छोड़कर मेथिल ग्रुप यहाँ पर डाला हुआ है, और ये जो जो 2 मेथिल ग्रुप हैं एक ही कार्बन पर हैं। और उस तरह से हमने और कॉम्बिनेशन देखा है कि ये 3 तो हो गए, 2 मेथिल ग्रुप एक ही कार्बन पर हो। अगर एक मेथिल ग्रुप एक कार्बन पर हो तो वो निकटवर्ती कार्बन पे होंगे। तो इस प्रकार से एक छोड़कर हो और 2 एक साथ हों तो ये वाला, और सारे ऑल्टरनेट हों तो इस तरह का आइसोमर हमको मिलता है। टोटल काउंट करें
तो इसमें 6 आइसोमर्स जो हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। आप कैसे भी करके देख लीजिए, ये तीनों ही आपको प्राप्त होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राईमेथिल साइक्लोहेक्सेन इज 6। ये इसका आंसर था। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।